जड़त्व आगुण, जड़त्व जो आगुण होता है इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल आई से। अब देखो जड़त्व आगुण होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने न्यूटन सर के गति के नियम पढ़े थे। याद करिए न्यूटन सर की गति का प्रथम नियम जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? न्यूटन सर की गति का प्रथम नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यही था। और मैंने बताया था आपको कि इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नहीं कहते हैं कि भाई वस्तु की गति में परिवर्तन का विरोध करता है, जब हमने उसके ऊपर बल लगाया किसी वस्तु पर तो उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन का विरोध ही तो होता है, और यही परिवर्तन का जो विरोध होता है उसे हम कहते हैं जड़त्व की माप। और मैंने आपको बताया भी था कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही उसके जड़त्व की माप होती है। ये बात तो हमने करी रेखिक गति में कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व की माप होती है, बताया था ना मैंने, बहुत डिटेल में आपको ये नियम पढ़ाए थे। अब देखो अगर मैं गुणन गति में बात करूं, जैसे मेरी कोई वस्तु है जो किसी अक्ष के सापेक्ष गुणन कर रही है, तो गुणन करने के लिए वस्तु अगर मेरे गुणन कर रही है, या मान लो मेरी जो वस्तु है वो स्थिर है, तो अगर मुझे इसकी अवस्था में परिवर्तन लाना है तो मुझे इसके ऊपर एक बल लगाना पड़ेगा ना। तो गुणन गति में इसकी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है, किसी अक्ष के सापेक्ष जब कोई वस्तु घूम रही है और गुणन गति में इसकी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है, उस वस्तु का यही गुण उसका जड़त्व आगुण कहलाता है। यानी कि गुणन अवस्था में आ गए तो यह इसका जड़त्व आगुण बन गया। और अगर हम रेखिक गति की बात करें तो वहां वह इसका जड़त्व थी या इसका द्रव्यमान थी। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया जड़त्व आगुण क्या हुआ? तो किसी अचल अक्ष के परितः वस्तु की जो गति है, या वस्तु स्थिर है या वस्तु की जो गति है उसमें परिवर्तन का विरोध होता है गुणन गति में, लेकिन हम गुणन की बात कर रहे हैं, तो वस्तु का यही जो गुण होता है वह उसका जड़त्व आगुण कहलाता है। और ये जो होता है जड़त्व आगुण, इसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं और ये mr² के बराबर होता है। अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, ये इसका फॉर्मूला आता है I = mr²। तो आप इसके फॉर्मूले से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। वो क्या? किसी वस्तु का किसी अक्ष के परितः गुणन के समय उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, अक्ष के परितः कोई वस्तु घूर्णन कर रही है तो वहां पर उसका जो द्रव्यमान है वो, और उस अचल अक्ष से वस्तु की जो दूरी होती है ये होती है जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूर्णन कर रही है, और जहां हमारा पिंड रखा हुआ है द्रव्यमान का, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के गुणनफल के ये बराबर होता है, और इसे हम कहते हैं I = mr²। यहाँ से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, m का मात्रक kg, r का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बताइए जड़त्व आगुण का जो मात्रक है वो क्या आया? kg × मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, विमा आप खुद निकालेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके बच्चों, तो आपको जड़त्व आगुण समझ में आया। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर डिराइव भी करते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर द्रव्यमान और जड़त्व आगुण दोनों में कुछ फर्क ही नहीं होगा? नहीं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। वो क्या? हमारा जो जड़त्व है या हमारा जो द्रव्यमान होता है, हमारा जो जड़त्व है, सिंपली भाषा में हम उसको जड़त्व तो कहते हैं, जड़त्व की माप जो हम उसके द्रव्यमान से शो करते हैं। तो हमारा जो जड़त्व होता है और जो जड़त्व आगुण है, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन। तो जो जड़त्व होता है वो तो केवल और केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। अगर वस्तु बहुत भारी है तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, वस्तु बहुत हल्की है तो कम बल से ही हम उसकी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं ना। लेकिन हमारा जो जड़त्व आगुण होता है वो ना सिर्फ और सिर्फ वस्तु के द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वो इस दूरी पर भी निर्भर करता है। तो यही इन दोनों में फर्क है कि जड़त्व आगुण द्रव्यमान के साथ साथ इसकी उस अक्ष, जिस अक्ष के सापेक्ष वो गुणन कर रही है, उस अक्ष से इसकी दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। और किस तरह डिपेंड कर रहा है आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। वो क्या? जितनी ज्यादा दूरी घूर्णन अक्ष से जितनी ज्यादा दूरी होगी उस वस्तु का जड़त्व आगुण भी उतना ही ज्यादा होता है। और ये जो जड़त्व आगुण होता है बच्चों, इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आप ऑटोमोबाइल वाले क्षेत्रों में बात करें तो हमारी गाड़ी वगैरह ये जो सब चीजें होती है इनमें एक चक्र लगा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं गतिपालक चक्र। अब क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा है कि गाड़ी चलती है या अचानक से आपने गाड़ी को रोकी या फिर हमें झटके खा के नहीं चलते हैं, ऐसा देखा है ना आपको कि आपको झटके नहीं लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गतिपालक जो चक्र होता है इसका जड़त्व आगुण बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब इसके ऊपर
हमने इसको रोकना चाहा या फिर मान लो हमने इसको गाड़ी को चलाना चाहा तो हमें झटका महसूस नहीं होता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये इसके अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, और इसकी वजह से हमें झटके महसूस नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों के टॉय कार में भी नीचे एक चक्र लगा रहता है, तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में इसका एक बहुत ही अच्छा यूज होता है। ओके बच्चों, चलिए, तो आपको जड़त्व आघूर्ण समझ में आ गया। अब हम इस फॉर्मूले के पे आते हैं। माना कि कोई पिंड है जो स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, हम एक स्थिर अक्ष लेके चलेंगे जिसके परितः ये हमारा जो पिंड है वो घूर्णन कर रहा है। इसका प्रत्येक कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रत्येक जो कण होगा वो वृत्ताकार पथ पे चलेगा। चलिए, माना कि अक्ष से आरआई दूरी पर कोई कण है जिसका रेखीय वेग मैंने वी मान लिया, कि मेरा जो भी स्थिर अक्ष है उससे आरआई दूरी के ऊपर जो कण है उसका रेखिक जो वेग है उसको मैंने वी कह दिया। तो बताइए इस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो के आई हो गई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। वी बराबर आर ओमेगा होता है, हम लोगों ने लास्ट की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा लिख दिया, तो ये आ गया इस फॉर्म में। आया नहीं आया? चलिए, एम आई क्या है, मेरा जो कण है उसका द्रव्यमान है, तो k कितना आ गया। अगर मैं पूरे पिंड का निकालूं, मैंने तो सिर्फ एक कण का निकाला ना, अगर मैं पूरे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा निकालूं तो सभी का योग कर दो, तो समेशन ऑफ के आई, तो समेशन हाफ एज इट इज है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर और ओमेगा, ये आ गया मेरा संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा। एन क्या है, पिंड के कुल कणों की संख्या की, भाई इसमें जितने कण है उन सबकी गतिज ऊर्जा है। अब देखो ओमेगा जो होता है, हमारा जो कोणीय जो वेग होता है वो कांस्टेंट होता है। अब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो ओमेगा को मैंने सिग्मा से बाहर ले लिया। जब मैंने इसको सिग्मा से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, और यही जो राशि होती है इसे ही हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व आघूर्ण। तो आई बराबर देखो मैंने जो बताया एम आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला आया नहीं आया? आ गया। तो के बराबर कितना आ गया आई की फॉर्म में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा अगर आपको जड़त्व आघूर्ण की फॉर्म में पूछी जाए तो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वैसे हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पर के की अगर मैं रेखीय गति में बात करूँ तो एम वी स्क्वायर आता है, के का जब मैंने गुणन गति में बात करी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई, यानी कि एम को रिप्लेस किसने किया, आई ने, वी को रिप्लेस किसने किया, ओमेगा ने। लेकिन मैंने बताया कि आई और एम फिर भी इन दोनों में फर्क होता है, क्योंकि ये जो आई है सिर्फ द्रव्यमान पर ही नहीं, इसकी अक्ष से जो दूरी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, तो यह इन दोनों में फर्क होता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अब अगर मैं आई को खोल दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट 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 mn/rn स्क्वायर, या फिर आई इज इक्वल टू दिस। तो ये है मेरा जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आर आई क्या है, द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। जो भी द्रव्यमान है जिस अक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है मान लो, तो अक्ष से इसकी जो लंबवत दूरी है वही मेरा आर होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो हमारा जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये वस्तु के पदार्थ के घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करता है, करेगा नहीं करेगा? तो घनत्व पे डिपेंड करता है, वस्तु की आकृति और उसके आकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। घूर्णन अक्ष, भाई हम कौन सा घूर्णन अक्ष ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। घूर्णन अक्ष बदल जाता है तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन यह कोणीय वेग के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। हमारा जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कोणीय वेग, इसमें कोणीय वेग का कोई रोल नहीं है, तो कोणीय जो वेग है उसके परिमाण के ऊपर यह डिपेंड नहीं करता है, बाकी इन चीजों के ऊपर यह डिपेंड करता है। तो जड़त्व आघूर्ण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक वगैरह वीमा आप खुद निकालेंगे। डेली लाइफ में इसका क्या यूज है मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक रिंग है, रिंग देखी आपने, रिंग होती है ना, उस रिंग का मुझे जड़त्व आघूर्ण निकालना है। एक मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी आप फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो यहाँ से एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से करेंगे उतना ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। एग्जाम आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, रिंग का वाले रिंग का दे रखा है, बेलन का दे रखा है, बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप लोग खुद से निकालने की कोशिश करेंगे तभी आप कर पाएंगे। वलय का जड़त्व आघूर्ण, जैसे मेरे पास में ये कोई एक रिंग है और मुझे इस रिंग का जड़त्व आघूर्ण निकालना है,
ये कोई रिंग है और इस रिंग का मुझे जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो माना कि कोई r त्रिज्या और m द्रव्यमान की एक रिंग है जो अपने तल में केंद्र के परितः, देखो हमें गुणन अक्ष पर हमारा जड़त्व आघूर्ण डिपेंड करता है, गुणन अक्ष चेंज हो जाएगा तो जड़त्व आघूर्ण भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुणन अक्ष कौन सा है। ये कह रहा है केंद्र के परितः घूम रही है, यानी कि इस रिंग का जो केंद्र है वह इसका गुणन अक्ष है और इसके सापेक्ष यह जो रिंग है वो घूम रही है और ओमेगा कोणीय वेग से यह गुणन कर रही है। कितने? ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो बताइए इस रिंग का केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। बहुत बार एग्जाम में बच्चे पूरी लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं है और आंसर टिक करके आ जाते हैं। वो केंद्र के परितः भी पूछ सकता है, वो व्यास के परितः भी पूछ सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि गुणन अक्ष चेंज तो आई भी चेंज, मैंने आपको बताया। तो इसीलिए आप लोग जब भी न्यूमेरिकल करें तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके करें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में कर दिया और टिक लगा दिया, ऐसा मत करिएगा। देखो हम जानते हैं कि k जो होता है वो होता है हाफ mv² होता है, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो बताइए v इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ से i बराबर कितना आ गया। यहाँ से मैंने बताया ये जो टर्म होती है m और ओमेगा स्क्वायर, m और ये वाली जो टर्म होती है हाफ ओमेगा स्क्वायर की ये वाली जो टर्म है ये मेरी होती है i। तो केंद्र के परितः अगर आपको एक रिंग का जड़त्व आघूर्ण पूछा जाए तो वो होता है mr²। कितना होता है? mr²। बाकी आप व्यास के परितः भी करके देखिएगा, वो अलग आएगा। छड़ का भी निकाल सकते हो, बहुत सारे हैं आपकी बुक में, आप लोग करिएगा और फिर आंसर अपनी बुक से मैच करिएगा। बाकी हम इसके 2 प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, ना तो आप इसको रट सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। वो जरूरी नहीं है वो एज इट इज ऐसे ही पूछे, वो तो कोई भी गुणन अक्ष दे देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए अपने टॉपिक का, ना कि आपको रिजल्ट रटने हैं कि हमने रट लिया केंद्र के परितः इतना, व्यास के परितः इतना। तो वो तो 2-4 चीज है, वो आपसे डायरेक्टली ये थोड़ी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको निकालना आता है तो आप इजीली ये कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं, एक होती है परिभ्रमण त्रिज्या, इसे हम कहते हैं स्मॉल के। देखो एक तो होती है कैपिटल के जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और एक होती है स्मॉल के। यहाँ स्मॉल के जहाँ लिखा हुआ होगा वो कहलाएगी परिभ्रमण त्रिज्या, कैपिटल के जहाँ लिखा हुआ होगा वो है मेरी गतिज ऊर्जा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो परिक्रमण जो त्रिज्या होती है वो होती क्या है? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण जो त्रिज्या होती है वो अक्ष से एक ऐसे कण की दूरी होती है जिसका द्रव्यमान संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि वह कण जिसका द्रव्यमान पूरे पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है, उस अक्ष से, जिस अक्ष के सापेक्ष हमारा पिंड घूर्णन कर रहा है, उस अक्ष से उस कण की जो दूरी होती है उसे ही हम परिभ्रमण त्रिज्या स्मॉल के कहते हैं। अर्थात जड़त्व आघूर्ण की दी गई अक्ष के परितः पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। अब देखो ये होता क्या है, जैसे एक एल लंबाई की छड़ ले ली मैंने, एक एल लंबाई की छड़ है जिसके लिए अगर आप जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो वो इतना आता है, I = ml²/12। एक एल लंबाई की छड़ के लिए है ये। अब देखो यहाँ पर जो ये I है, इस I को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, परिभ्रमण त्रिज्या के फॉर्म में, वो होगा mk², m स्मॉल k², जहाँ स्मॉल k है मेरी परिभ्रमण त्रिज्या। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो बताओ यहाँ से k² की वैल्यू कितनी आई। देखो m कॉमन है, k² आ गया l²/12। तो बताइए परिभ्रमण त्रिज्या k कितनी आ गई, l/√12। तो आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे उसने कोई भी दे दिया। अभी जैसे हम रिंग वाला देख ले, रिंग वाले के लिए I = है mr², क्या है mr², और I = होता है m स्मॉल k²। वो पूछ ले आपसे, बताइए केंद्र के परितः जो रिंग है उसकी परिभ्रमण त्रिज्या बताइए। तो आप कंपेयर कर लो फॉर्मूले को, यहाँ k² बराबर आ गया r², तो k बराबर आ गया मेरा r के बराबर, यानी कि यहाँ पर जो परिभ्रमण त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या के ही बराबर है, r के ही। ओके, त्रिज्या नहीं सॉरी, इसकी हाँ r त्रिज्या के ही बराबर है। ओके बच्चों, तो आप लोग यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। बाकी सबके लिए आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना आना चाहिए। दोनों को कंपेयर करके आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या स्मॉल k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k का फॉर्मूला क्या होता है, √I/m, या फिर I = mk² से भी आप लोग ये याद रख सकते हैं।
देखो एक तो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर है, यहाँ ये जो आर है वो क्या है, ये आर है गुणन अक्ष से उस कण की दूरी, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियस नहीं है, वो तो यहाँ इस कंडीशन में तो ये रेडियस के ही बराबर हो गई, क्योंकि कण मेरा यहाँ था तो ये रेडियस के ही बराबर हो गया था, इसलिए तो ये होता है गुणन अक्ष से इसकी दूरी, कण की दूरी और उसका स्क्वायर, और ये होता है परिभ्रमण त्रिज्या। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें गुणन अक्ष को अच्छे से देखते हुए सॉल्व करना कि वो कहाँ से आ रहा है गुणन अक्ष, केंद्र से पारित हो रहा है कि व्यास से हो रहा है कि कहाँ से हो रहा है, कहीं से भी हो सकता है वो। तो ये आ गया मेरा। अब बताइए इस के का मात्रक क्या, अगर आप इस के का मात्रक यहाँ से निकालेंगे, आई का मात्रक मैंने अभी अभी बताया के जी अंडर के जी मीटर स्क्वायर, नीचे है एम यानी कि के जी से के जी कट गया, अंडर से जब ये निकला तो मीटर आया, यानी कि आई का मात्रक के का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि लंबाई के गुणन अक्ष व वस्तु की ज्यामितीय गुण है, यानी कि हमारी जो के है वो एक तरह से लंबाई होती है, भाई मात्रक मीटर में आ गया। तो जो ये है ये गुणन अक्ष और वस्तु का जो ज्यामितीय गुण कहलाती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया मेरा परिभ्रमण त्रिज्या। तो हमने जड़त्व आघूर्ण भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। तो चलिए अब हम हमारे जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड दो प्रमेय पढ़ते हैं, एक लंबवत अक्षों की प्रमेय और एक समांतर अक्षों की प्रमेय, जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें ये दोनों प्रमेय आती है अच्छे से और इनको अप्लाई करना आता है तो हम इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लंबवत अक्षों की प्रमेय। देखो लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, लंबवत अक्षों की प्रमेय ये कहती है कि अगर आपको किसी लंबवत कोई फलक है, उस फलक के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, यानी कि जो लंबवत अक्ष है उस फलक का, उसके सापेक्ष वो हमारा गुणन अक्ष है, उसके सापेक्ष अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप उस फलक में स्थित कोई दो अक्ष लीजिए जो इस लंबवत अक्ष के लंबवत हो, जो इस लंबवत अक्ष के भी लंबवत होने चाहिए। इन दोनों अक्षों का जो जड़त्व आघूर्ण होगा उनका आप योग कर दीजिए, वही इस वाले जड़त्व आघूर्ण, इस वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। जैसे मैंने मान लिया कि एक मेरा अक्ष है 1, दूसरा है 2 और इन दोनों के लंबवत है ये, और मुझे इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय कहती है कि इन दोनों के सापेक्ष जो भी जड़त्व आघूर्ण होंगे I1 प्लस I2, उनका जो योग होगा वही इस लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। तो किसी फलक के तल के लंबवत अक्ष के परितः किसी फलक का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह फलक के तल में स्थित दो लंबवत संगामी अक्षों के परितः है जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। केवल समतल, और यह जो लेकिन ये जो प्रमेय है वो केवल समतल वस्तुओं पर लागू होती है। ओके, यानी कि केवल 2D जिनमें हम दो अक्षों की बात कर सके। यदि अक्ष 1 तथा अक्ष 2 वस्तु के तल में है और एक दूसरे के लंबवत है, एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो दोनों अक्ष है वो भी एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए और इसके भी लंबवत होने चाहिए, यानी कि 1 और 2 आपस में भी लंबवत होने चाहिए और ये दोनों इस जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसके भी लंबवत होने चाहिए। तो इसका सीधा सा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं XYZ प्लेन, उसमें भी आप लोग कर सकते हैं ना, जेड के सापेक्ष आपको निकालना है तो एक्स में कितना है वाई में कितना है वो निकाल के उनका योग कर दो, क्योंकि एक्स और वाई आपस में भी लंबवत होते हैं और ये दोनों जेड के भी लंबवत होते हैं ना, तो आप लोग ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो I3 बराबर कितना आ गया I1 प्लस I2, ये है मेरी लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब एक नोट करके पॉइंट क्या है कि ये जो तीनों अक्ष मिले तो तीनों अक्ष किसी ना किसी बिंदु पर तो मिलेंगे ना, तो इन तीनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो जरूरी नहीं है कि हमारी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर हो। द्रव्यमान केंद्र हम पढ़ चुके हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन तीनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो द्रव्यमान केंद्र पर हो या फिर इस वस्तु के अंदर ही हो, वो इस वस्तु के बाहर भी हो सकता है। यह वस्तु के तल में स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है जो इसके अंदर और बाहर, इस वस्तु के अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, लेकिन होगा इसके तल में। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। लंबवत हमने पढ़ ली, अब समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है वो सुनिए। समांतर अक्ष की प्रमेय ये कहती है कि अगर आपको किसी पिंड का किसी भी अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, कोई भी एक गुणन अक्ष है उसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो आप क्या करिए उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र ढूंढिए, ठीक है, और वो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है
लेकिन उस अक्ष की कंडीशन ये है कि वो उस दूसरे अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो उस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है उसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है वो, और दोनों जो अक्ष है उनके बीच की जो भी दूरी है उसको उसके द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए, दूरी का स्क्वायर करके द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए और फिर दोनों को आपस में आप जोड़ दीजिए, उसके तुल्य होता है। अब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, तो देखो डायग्राम से समझता है। जैसे मेरे पास में ये कोई एक पिंड है, इस पिंड का मुझे इस AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। कोई AB एक घूर्णन अक्ष है जिसके सापेक्ष मुझे जड़त्व आघूर्ण IAB निकालना है। अब मैं IAB कैसे निकालूं, तो मैं इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र ढूंढूंगी। ये मान लीजिए इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला अक्ष जो इसके समांतर होना चाहिए, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी दूरी पर है। मैंने मान लिया कि ये दोनों D दूरी पर है, तो IAB बराबर क्या होगा, इसके सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण है वो, यानी कि ICM प्लस हमारा जो कर्ण है उसका कितना द्रव्यमान है वो, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व जो आघूर्ण होता है उस योग के बराबर होता है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः लिए गए जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो IAB तो है AB अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, ICM है AB अक्ष के समांतर और द्रव्यमान केंद्र से गुजरना चाहिए, दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इस अक्ष के तो समांतर होना चाहिए और ये द्रव्यमान केंद्र से पारित होना चाहिए। तो बताया ना मैंने, अगर आपको द्रव्यमान केंद्र अच्छे से नहीं आता है तो आप फिर ये सब चीजें सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ाया था। से गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, M क्या है वस्तु का कुल द्रव्यमान, और D क्या है AB और AB अक्ष के समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जो अक्ष हैं उनके बीच की दूरी। तो IAB क्या होगा, ICM प्लस MD स्क्वायर, यानी कि आप किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं किसी पिंड का, अगर आपको उस पिंड का उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है उसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण पता हो, और दूसरी कंडीशन ये कि ये वाला जो अक्ष है वो इस अक्ष के समांतर भी होना चाहिए, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको पता हो तो आप समांतर अक्षों की प्रमेय को यूज करके आसानी से उस गुणन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड दो प्रमेय। अब आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा, आपसे आसानी से हो जाएंगे। बाकी जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया, जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड हमने दोनों प्रमेय पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हमारा अचल जो अक्ष है, यानी कि हमारा जो स्थिर अक्ष है, अचल का मतलब है कि अक्ष हमारा स्थिर है, तो उस स्थिर अक्ष के प्रति जो घूर्णन गति होगी वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाइए अचल अक्ष के परितः शुद्ध, पहले हम शुद्ध घूर्णन गति की बात करेंगे। अब देखो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो कोणीय विस्थापन होता है थीटा, और जो कोणीय वेग होता है ओमेगा हो। हमारा कोणीय विस्थापन तो है थीटा, हम सब चीजें पढ़ चुके हैं ना, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखा जाता है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं। तो अगर मैं ओमेगा को थीटा के पदों में लिखूं तो क्या होता है, ओमेगा जो होता है डी थीटा ओवर डी टी होता है, पता है ना। इसी तरह से अगर मेरा कोणीय त्वरण अल्फा है तो घूर्णन अक्ष अचल है, तो बताइए अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो हमारा ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले हम लोग रेखीय गति और अचल अक्ष के प्रति जो घूर्णन गति है इनमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं, आपकी बुक में दी हुई है ये टेबल, आप लोग वहां से भी इसको आसानी से देख सकते हैं। वो क्या, अगर रेखीय गति होती है तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी है कि उसमें जो विस्थापन होता है वो होता है स्मॉल एक्स, होता है नहीं होता, विस्थापन क्या होता है स्मॉल एक्स से लिखता है। उसी तरह से जब हम घूर्णन गति में आ जाते हैं तो हमारे विस्थापन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और इसे कह देंगे हम कोणीय, बस कोणीय वर्ड आगे लगाना है जब भी हम घूर्णन गति में आ जाते हैं। इसी तरह से वेग होता है dx ओवर dt और इसको स्मॉल v से लिखते हैं। इसी में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोणीय वेग ओमेगा और वो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई dt। इसी तरह से त्वरण को इसमें लिखते हैं a से, ये होता है dv ओवर dt या फिर d2x ओवर dt स्क्वायर, ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। फिर यहाँ द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, अभी अभी जो हमने पढ़ा जड़त्व आघूर्ण बताया है ना मैंने, तो हमारा जड़त्व आघूर्ण I आ जाएगा। यहाँ हम बल को लिखते हैं F से, F होता है ma,
यहाँ पर बल आगुण आ जाएगा, बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आगुण, जिसे हम लिखेंगे टॉर्क से, और टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। अभी हम निकालेंगे भी ये कि आई अल्फा कैसे आया। कार्य जो होता है वो डी डब्ल्यू होता है, एफ डॉट डी एस होता है। यहाँ पर कार्य जो आएगा वो आएगा टो डी थीटा। ये भी हम अभी निकालेंगे कि आखिर जो कार्य है वो टो डी थीटा कैसे आया। गतिज ऊर्जा यहाँ होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगी आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। गतिज ऊर्जा को दोनों में ही कैसे लिखेंगे, बस बदल जाएगा, एम को रिप्लेस कर दो आई से, वी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ओमेगा स्क्वायर से। यहाँ शक्ति P होती है एफ वी, एफ इंटू वी हमने देखा था ना। यहाँ शक्ति आएगी P इज इक्वल टू टो ओमेगा। ये भी हम अभी निकालेंगे कि यहाँ जो शक्ति है वो टो ओमेगा कैसे है। संवेग जो होता है यहाँ एम वी होता है, यहाँ हम निकाल चुके हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। कोणीय संवेग को हम L से डिनोट करते हैं और ये होता है आई ओमेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लोग इस टेबल के जरिए गुणन गति और रेखीय गति में कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको ये सिंबल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इनको रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे डेरिवेशन करेंगे, क्वेश्चन से निकालेंगे, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमने ओमेगा लिख दिया और अल्फा लिख दिया। अब देखो हम शुद्ध गति की समीकरण, हम लोगों ने शुद्ध गति की समीकरण ऑलरेडी पढ़ ली है, पढ़े थे ना हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में, जाइए वहाँ हमने शुद्ध गति की समीकरण पढ़े हैं। और आप लोगों को ये तीनों समीकरण याद भी होने चाहिए। क्या होते हैं, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, पहला समीकरण ये था। दूसरा क्या था, x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था, v स्क्वायर बराबर वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax। आप लोगों को याद हो तो हमने ऐसे लिखा था v बराबर u प्लस ए टी, वो इसलिए कि हमने प्रारंभिक वेग को u माना था और अंतिम वेग को v माना था। यहाँ मैंने प्रारंभिक वेग को v नोट मान लिया, यानी कि u की जगह मैंने क्या लिख दिया, v नोट। अंतिम वेग मेरा वही है। इसी तरह से x नोट मेरा प्रारंभिक विस्थापन है। प्रारंभिक का मतलब समझते हो, t बराबर 0 के ऊपर, यानी कि जब से हमने ऑब्जर्वेशन को देखना शुरू किया है तब से। और x मेरा अंतिम विस्थापन है, a मेरा त्वरण है ही, ओके, t हमारा समय होता ही है। चलिए, तो ये हमारे शुद्ध गति की समीकरण है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों को ये समीकरण अच्छे से याद होने भी चाहिए। ये बहुत जगह यूज आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में भी तो इनको यूज करते थे ना हम। चलिए, अब हम इन्हीं शुद्ध गति की समीकरण को शुद्ध गुणन गति में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, हमारी इस टेबल से रिप्लेस करेंगे। x होगा उसकी जगह थीटा लिखेंगे, v होगा उसकी जगह ओमेगा लिखेंगे। इस तरह से हम इनको रिप्लेस करते हुए शुद्ध गुणन गति के समीकरण यहाँ पे निकालेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। देखिए v की जगह रख दो ओमेगा, v नोट की जगह ओमेगा नोट, a की जगह अल्फा और t तो एज इट इज रहेगा। तो आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। बताओ है नहीं है, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह थीटा रख दिया, एक्स नॉट की जगह थीटा नॉट रख दिया, प्लस वी नॉट था यानी कि उसकी जगह डब्ल्यू नॉट रख दिया, हाफ ए की जगह अल्फा रख दिया, टी स्क्वायर। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। तीसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नोट। अब देखो हमने यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नोट किया है। थीटा नोट तो है टी बराबर 0 पर कोणीय विस्थापन और थीटा है किसी समय टी पर कोणीय विस्थापन, इसलिए हमने यहाँ पर 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट किया है। ओके, तो बताइए शुद्ध गति की समीकरण लिखना आसान है या नहीं है। चलिए, ओमेगा नोट है प्रारंभिक कोणीय वेग, थीटा नोट है प्रारंभिक कोणीय विस्थापन। तो ये है हमारे शुद्ध गुणन गति के समीकरण। अब हम बात करते हैं अचल अक्ष के परितः गुणन गति, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में ये मान के चल रहे कि हमारा जो अक्ष है वो स्थिर है, अचल है, उसके परितः अब हमें गुणन गति की बात करनी है। तो उस गुणन गति की बात करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा अक्ष स्थिर है तो हमें केवल 2 ही पॉइंट्स पर फोकस करना है। वो क्या, पहला तो ये कि हमारा जो पिंड है उस पर कार्य करने वाले जो भी बल हैं, जो भी हम बल ले रहे हैं वो गुणन अक्ष के लंबवत तल में हो। केवल हमें उन बलों के अवयवों पर ही हमें विचार करना है, यानी कि बल के आपको वही अवयव लेने हैं जो गुणन जो अक्ष है उसके लंबवत तल में स्थित है। केवल वही बल के अवयव हमारे यहाँ पर क्या होंगे, हमें यूज करने हैं। ओके, और दूसरा क्या, हमें पिंड के कणों के स्थिति जो सदिश है, पिंड के जो भी कण है उनके जो स्थिति सदिश है उनके भी हमें केवल वो ही अवयव लेने हैं जो गुणन अक्ष के लंबवत है। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमें बल हो
चाहे हमारा स्थिति सदिश हो, उसके वो अवयव हमें नहीं लेने हैं जो हमारे गुणन अक्ष पर है या गुणन अक्ष के अनुदिश है। हमें उन अवयवों पर यहाँ विचार नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो अक्ष है वो स्थिर है, इसलिए ये जो अवयव होंगे ये यहाँ पर प्रभावकारी नहीं होंगे। तो हमें केवल इन 2 पॉइंट्स का ही यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट रिपीट हो गया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ आप लिख लेना। पिंड पर कार्य करने वाले वे बल जो गुणन अक्ष के लंबवत तल में है, पहला ये। दूसरा ये, पिंड के कणों के स्थिति सदिश के वे अवयव जो गुणन अक्ष के लंबवत है। हमें केवल इन पर ही विचार करना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डेरिवेशन वाले पार्ट की, कि हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे बलागुण के द्वारा जो कार्य किया गया है, हमें वो कार्य कैलकुलेट करना है कि आखिर वो कार्य कितना है। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बना लिया। हमारा एक अचल अक्ष है, अचल जो अक्ष है उसको हमने कहा जेड। हमारा जो अचल अक्ष है वो हमारा जेड एक्सिस है, जो हमारा स्थिर है, और यह हमारा गुणन अक्ष है। और ये हमारा जो अक्ष है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आप एक्स वाई प्लेन ले रहे हो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा जेड एक्सिस होगा ना, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो हमने जेड एक्सिस को लंबवत ले लिया और वो हमारा अचल गुणन अक्ष है। अब माना कि कोई पिंड जो कण P1 पर है, अब मैंने मान लिया कि मेरा कोई जो पिंड है, ये मेरा जो पिंड है, इस मैंने निकाय का कोई पिंड ले लिया और इसके ऊपर जो कण है वो अभी P1 पर है, और इसके मूल बिंदु से जो दूरी है उसको मैंने R1 कहा। क्या कहा? R1 कहा, जिसकी क्रिया रेखा का अभिलंब, और इसके ऊपर एक बल लग रहा है F1। इसके ऊपर एक बल क्या लग रहा है? ये रहा F1 बल। ये बल F1 लग रहा है जो मेरे x डैश y डैश तल में है, यानी कि इस बल की जो क्रिया रेखा है वो अक्ष के अभिलंबवत है। तो बताइए मेरा अक्ष क्या है? जेड। तो बताओ ये जेड के लंबवत है या नहीं है? बल जो है, बल का जो ये अवयव है वो इस तल के लंबवत है या नहीं है? है ना। चलिए अब माना कि P1 पर कण जो है वह R1 त्रिज्या के, यानी कि ये कण जैसे मूवमेंट करेगा तो एक R1 त्रिज्या का वृत्त बनेगा, तो इसलिए मूल बिंदु से इसकी दूरी को मैंने क्या कहा? R1 कहा। तो R1 त्रिज्या के वृत्त के ऊपर ये जो पिंड है वो चल रहा है, तो जिसका केंद्र अक्ष पर है, और मैंने माना है कि हमारा जो अक्ष है कहीं ना कहीं जेड एक्सिस होगा, तो इस अक्ष के ऊपर इसका केंद्र है, और CP1 बराबर R1 है। बताओ C और P1 के बीच की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, और ये कितनी है? R1 है। ये हमने माना है। अब मैंने माना कि डेल्टा टी समय में, कि जैसे ही कोई समय हुआ डेल्टा टी, मेरा ये कण चलने लगा, चला और ये P1 से P1 डैश पर पहुंच गया। बताइए कहाँ है P1 डैश? मान लो ये रहा मेरा P1 डैश, यहाँ से ये यहाँ पे चला, तो इसने विस्थापन हुआ। इस विस्थापन को मैंने नाम दे दिया ds1। अगर आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, आप वहां से भी इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो डेल्टा टी समय में कण P1 डैश पर पहुंचा, अतः विस्थापन ds1 हुआ। तो बताइए इस ds1 का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? ये एक तरह से चाप ही हुआ, तो ये जो एंगल होता है वो और इस दूरी को गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू आती है। मैथमेटिक्स में हमने बहुत पढ़ा है ना। तो बताइए मोड ds1 कितना हो गया? R1 d थीटा। मैंने ये एंगल कितना मान लिया? d थीटा, कि यहाँ से यहाँ गया तो कोणीय विस्थापन कितना है? d थीटा। तो ये आ गया ds1 इज इक्वल टू R1 d थीटा। चलिए इतना हमें समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसकी जो दिशा है वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो भी दिशा होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अब देखो, कण पर बल द्वारा हमें किया गया कार्य निकालना है। कार्य जो होता है वो होता है क्या? F डॉट ds, यही होता है। या अब देखो dw1 मैंने निकाला, तो dw1 क्योंकि हम लोग R1 लेके चल रहे हैं ना, हमने कोई कण लिया है 1, उसके लिए हमने R1 उसका स्थिति सदिश माना, ठीक है। तो इसके लिए हमने कार्य को भी dw1 कहा। dw1 क्या होगा? इसके ऊपर लगने वाला बल और इसका विस्थापन, और इन दोनों का अदिश गुणनफल। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि जो w होता है वो F डॉट dx होता है ना। अब आपको F, ये जो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो मैंने आपको बताया है कि कोस थीटा आता है। अब थीटा होता क्या है? एक्चुअली ये जो थीटा होता है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो हमने डायग्राम में क्या माना है? ds, ये तो रहा मेरा F और ये रहा मेरा ds, इनके बीच के एंगल को मैंने φ1 कहा। और इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इसके और इसके बीच के एंगल को मैंने α1 कहा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो है α1 और ये है φ1। तो बताइए ds और f के बीच का एंगल कितना है? φ1। तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा?
F1 ds1 cos phi 1। इतना आपको समझ में आया। अब मुझे इस phi 1 को रिप्लेस करना है किससे, अल्फा से। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो क्या, डायग्राम में आप देखो तो आपका पहले तो आप इस ds1 की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए। ये रहा ds1 r1 d थीटा, यहाँ मैंने रख दिया f1 r1 d थीटा 1 और साइन अल्फा 1, यहाँ से ये आ गया। अब देखो ये साइन अल्फा 1 आया कैसे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये साइन अल्फा 1 कैसे आ गया। इतना तो हमें समझ में आ गया, f1 एज इट इज था, ds1 की वैल्यू रख दी और कॉस phi 1 रख दिया। अब देखो अगर आप डायग्राम से देखो तो क्या दिखेगा आपको, आपका जो कॉस है, आपका जो ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री है या नहीं है तो यानी कि यहाँ से phi 1 प्लस अल्फा 1 बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ से phi 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री माइनस अल्फा 1। उठाइए phi 1 की वैल्यू और यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी तो बताइए क्या आएगा, ये आ गया। मैं सिर्फ कॉस वाली टर्म को सॉल्व कर रही हूँ, 90 डिग्री माइनस अल्फा 1, और कॉस जब 90 से टर्न होके वापस इसमें आता है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें पॉजिटिव ही रहता है इसका साइन। ये भी सब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन बच्चों ने ये सब चीज़ें, जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो जरूर देखिए, चाहे आप बायोलॉजी के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। तो ये हो गया साइन अल्फा 1, हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इसको साइन अल्फा 1। यहाँ थीटा 1 नहीं phi 1 आएगा, phi 1 प्लस अल्फा 1 90 डिग्री है। मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट करा और यहाँ पे मैंने इसको अल्फा 1 में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब देखो मूल बिंदु के परितः F1 के कारण, भाई जो F1 है उसके कारण मूल बिंदु के परितः जो बल आघूर्ण लगेगा उसको मैंने कहा टॉ1। क्या कहा मैंने, जो भी बलागुण यहाँ काम कर रहा है उसको मैंने कहा टॉ1। तो टॉ1 जो होता है हमने पढ़ा है R क्रॉस F होता है। R यहाँ पे क्या है, अब देखो ये जो चीज़ है ना ये हम लिखेंगे हमारे दूसरे डायग्राम से। ये डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा ये डायग्राम आगे भी काम में आएगा और यहाँ भी काम में आएगा, तो थोड़ा हम आगे जाते हैं। इस वाले डायग्राम से हम लोग लिखेंगे। अगर हम हमारे इस डायग्राम को हमारे उस डेरिवेशन में कन्वर्ट करें तो इस R लंबवत की जगह R1 मान लीजिए। ये है मेरा O, ये है मेरा वो P बिंदु और ये रहा मेरा C बिंदु, और ये मेरा Z एक्सिस है ही जो भी हमने माना ही एज इट इज। तो यहाँ पर अब देखो मैंने कहा बताओ बल की जो क्रिया रेखा है वो ऐसे ही तो जा रही है, यानी कि OP, हमने P की जगह P1 माना है तो OP1 क्रॉस F1 यही तो होती है। R जो होता है वो बल की क्रिया रेखा वाला ही तो होता है। तो ये आ गया OP1 और क्रॉस F1। तो अब हम वापस बैक में आते हैं वापस, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो आप लोग चाहे तो उस डायग्राम को यहाँ पर भी आप बना सकते हैं और बनाना भी है, क्योंकि ये चीज़ आप लिखेंगे कैसे नहीं तो OP1 क्रॉस F1। अब देखो उसी डायग्राम पे वापस जाइए और इस OP1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम उस OP1 को लिखेंगे OC प्लस CP1। वापस आते हैं और देखते हैं कि OP1 को हम क्या लिख सकते हैं। ये रहा मेरा OP1, एक बार के लिए मान लो ये है आपका OP1। OP1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, OC प्लस CP1 लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है ना। तो ये हो गया मेरा इस तरह से। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा अक्ष स्थिर होता है तो हम इसके अनुदिश जो घटक है उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, यानी कि उनको हम गणना में नहीं लेंगे। यानी कि जो ये OC वाला घटक है इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे, तो केवल और केवल क्या बचेगा, CP1। तो अब आइए वापस बैक में हमारे डेरिवेशन पे और यहाँ पर ये लिख दीजिए। ये हमने वेक्टर एडिशन लॉ लगा के हमने लिख दिया, ये आप आसानी से लिख सकते हैं, मैंने आपको ये लिखना सिखाया है। चलिए अब देखो OC अक्ष के अनुदिश है इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा, इसलिए जो OP1 है वो केवल और केवल CP1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए, तो टॉ1 आ गया CP1 क्रॉस F1, और वेक्टर तो आपको सब पे लगाना ही है। अब देखो CP1 क्रॉस F1, अब देखो CP1 कितनी है, R1 है या नहीं है, भाई ये जो दूरी थी वो R1 ही तो थी। तो ये आ गया R1, क्रॉस प्रोडक्ट को खोल दिया तो F1 और साइन अल्फा 1, इनके बीच का एंगल अल्फा है इसलिए अल्फा 1 आ गया। तो DW कितना आ गया, टो इज इक्वल टू R1 F1 साइन अल्फा 1। अब देखो अब मुझे टॉर्क मिल गया, जब मुझे टॉर्क मिल गया तो बताओ मेरा DW कितना आएगा। अगर मैं DW की बात करूँ तो R1 F1 साइन अल्फा 1
τ1 हो गया और डी थीटा 1 एज इट इज। इसको और इसको मैंने τ1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि ये चीज़ τ1 के बराबर है। तो dw1 कितना आ गया, τ1 डी थीटा। और बताओ अभी अभी जो हमने टेबल देखी, क्या उसमें dw इतना ही था, टो डी थीटा। चलिए देखते हैं कि क्या हमने जो लिखा वो सही था। ये देखो w इज इक्वल टू टो डी थीटा था या नहीं था। चलिए तो हमने बताओ वर्क निकाल लिया गुणन गति के लिए। आसान था, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बहुत टिपिकल सा डेरिवेशन ये नहीं है। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पिछले चैप्टर्स की आनी चाहिए। अब देखो ये तो हमने केवल एक के लिए निकाला, तो यदि पिंड पर एक से अधिक बल काम कर रहे हैं, एक से अधिक बल काम कर रहे हैं, तो कुल जो कार्य होगा वो सभी कार्यों का क्या होगा, योग होगा। सारे कार्य निकाल लो सारे बलों के कारण और उन सबका योग कर दो, तो वो हमें आ जाएगा कुल कार्य। यदि विभिन्न बलों के द्वारा लगाए गए बलागुण τ1 है, τ2 है, τ3 है, इस तरह से, तो बताओ dw क्या हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn और डी थीटा। ओके, जहाँ डी थीटा सभी के लिए और जो डी थीटा है वो तो सबके लिए समान रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो dw को हम जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, टो डी थीटा। तो ये आ गया मेरा dw इज इक्वल टू टो डी थीटा। तो ये जो है वो क्या है, अचल अक्ष के परितः घूमते पिंड पर कुल बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण भी कौन सा है, सिर्फ बाह्य बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य होता है। और वो कोई आपसे पूछे बताइए कितना होता है, तो आप कहेंगे dw इज इक्वल टू टो डी थीटा। अब देखो रेखीय गति में अगर हम कार्य को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, f डॉट ds। तो बताओ ये इसके संगत है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ dw आ रहा है टो डी थीटा और रेखीय गति में dw आता है f ds। तो देखो वही तो हुआ, टो को रिप्लेस किया f से, डी थीटा को s से, इस तरह से ही तो हुआ। चलिए अब देखो अगर मुझे शक्ति निकालनी है, अब हमें शक्ति भी तो चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है dw ओवर dt जो होता है वो शक्ति होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो शक्ति P इज इक्वल टू क्या आ गई, dw ओवर dt। तो आप इस dw को dt से भाग दे दो दोनों तरफ, तो यहाँ भी भाग दिया तो क्या आ गया, टो डी थीटा ओवर dt। यहाँ पर ये था, इसको dt से दोनों तरफ भाग दे दिया तो यह आ गया टो डी थीटा ओवर dt। डी थीटा ओवर जो dt है वो क्या बन गया, ओमेगा, हम जानते हैं। तो बताइए शक्ति P कितनी आ गई, टो ओमेगा, और इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति। और बताओ अभी अभी हमने टेबल में यही शक्ति लिखी है या नहीं, आप देखिए हमने टेबल में यही लिखा है। ये देखिए शक्ति ये रही टो ओमेगा, तो हमने शक्ति भी निकाल ली। चलिए जब हमने शक्ति निकाल ली, हमने बलागुण के द्वारा किया गया कार्य भी निकाल लिया। तो रेखिक गति में शक्ति क्या होती है, एफ। बताओ ये भी इसके संगत है या नहीं है, वही एफ को रिप्लेस कर रहा है टो, वी को रिप्लेस कर रहा है ओमेगा, जब घूर्णन में आ गए तो पूर्णतः है दृढ़ पिंड। अब आपको अच्छे से पता है कि रिजिड बॉडी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो पूर्णतः दृढ़ पिंड में विभिन्न कणों की कोई आंतरिक गति नहीं होती है, इसीलिए तो हम इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। अतः बाह्य बलागुण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो विस्तृत नहीं होता है, इसलिए पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो अब हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि की दर हुई, अगर हम नॉर्मल गतिज ऊर्जा की बात करें रेखीय गति में तो होती है हाफ mv²। यहाँ हमें वृद्धि की दर निकालनी है, इसलिए हमने d ओवर dt कर दिया। हाफ mv² को हमने कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्मूले में, गुणन गति में। हाफ तो हाफ ही रहेगा, m को रिप्लेस कौन करेगा, i, और v को रिप्लेस कौन करेगा, ओमेगा। तो आ गया i ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब ये d ओवर dt है क्योंकि हम वृद्धि की दर निकाल रहे हैं इसलिए। तो अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। i आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गए। आपके पास में बचेगा ओनली ये d ओवर dt, i बाई 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और बचा ओनली ओमेगा स्क्वायर। अब इसको x की घात n वाले जो फॉर्मूला होता है उससे आप खोलिए, मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा और फिर d ओमेगा बाई dt, क्योंकि ये ओमेगा जो है वो इस तरह से आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो ये आ गया 2 ओमेगा d ओमेगा बाई dt। अब d ओमेगा बाई dt क्या होता है, अरे ये तो अल्फा है, अल्फा है या नहीं है, तो इसको अल्फा लिख दिया। तो बताइए गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जो दर है वो कितनी आ गई, 2 से 2 कट गया, i ओमेगा और ये बन गया अल्फा, तो ये आ गई i ओमेगा अल्फा। ये है गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर। सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हैं। चलिए i जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए भाई जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो तो कांस्टेंट है। चलिए अब देखो कार्य करने की जो दर होती है, अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जो दर है ना, यही कार्य करने की दर के बराबर होती है।
तो कार्य करने की जो दर होती है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि दर के बराबर होती है। तो कार्य करने की जो दर है वो कितनी है, टो ओमेगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर कितनी है, आई ओमेगा अल्फा। दोनों को जब बराबर किया तो यहाँ से निकला टो इज इक्वल टू आई अल्फा। और बताओ यही फॉर्मूला अभी अभी हमने टेबल में भी देखा था या नहीं। तो टो इज इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा। और बताओ ये आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा। इसको रेखीय गति से कंपेयर करके देखिए तो न्यूटन सर का सेकंड लॉ याद आएगा, एफ बराबर एम ए। आएगा नहीं आएगा, एम को रिप्लेस कर दिया आई ने, ए को रिप्लेस कर दिया अल्फा ने, और एफ को रिप्लेस कर दिया टो ने। तो इक्वेशन जो 4 है वो न्यूटन सर के द्वितीय नियम एफ बराबर एम ए के संगत है। तो यहाँ से अल्फा जो होता है यानी कि कोणीय जो त्वरण होता है वो जड़त्व आघूर्ण के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो हमारे कोणीय जो त्वरण होता है उसके समानुपाती होता है। यहाँ से है या नहीं है। तो यहाँ से ये दो रिजल्ट भी निकले। तो हमारी जो ये इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये वाली जो इक्वेशन है, ये अचल अक्ष के परितः गुणन के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाती है तो न्यूटन सर का द्वितीय नियम ही, लेकिन हमने इसको गुणन में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी तब जब हमारा अक्ष स्थिर है। तो इसे हम कहते हैं गुणन अक्ष। अचल अक्ष के परितः न्यूटन सर का द्वितीय नियम गुणन गति के लिए। तो बताओ इजी सा डेरिवेशन था, इजी फॉर्मूले हैं, आप आसानी से इनको याद भी रख सकते हो और इस डेरिवेशन को आप इजीली कर भी सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अचल अक्ष के परितः जो हम गुणन गति की बात कर रहे हैं ना, उसमें हम कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो गुणी गति है उसका कोणीय संवेग क्या होगा और क्या कोणीय संवेग यहाँ संरक्षित होगा, हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो टो एक्सटर्नल होता है वो dl ओवर dt होता है। ये हम लोग हमारे लास्ट जो वीडियोज़ है उनमें पढ़ चुके हैं, हमने निकाला था या नहीं। अब अगर आपका बाह्य जो आपका बलागुण है वो 0 हो जाए, अगर आपके बाह्य बलागुण जो है वो 0 हो जाए, तो बताओ मेरा यहाँ से L कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अगर पिंड पर लगने वाले गुणन गति में पिंड पर लगने वाले बाह्य बलागुण 0 है तो हमारा जो कोणीय संवेग L होता है वो मेरा कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा। n कणों के निकाय का कुल कोणीय संवेग अगर मैं निकालूं, अगर मेरे पास में n कण है तो कुल कितना हो जाएगा, L होता है r क्रॉस p, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इन सब का समेशन कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कुल कोणीय संवेग मिल जाएगा। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ri क्रॉस pi, ये होता है कुल कोणीय संवेग किसी दृढ़ पिंड के एकाकी कण के लिए। अब मैंने मान लिया कि मेरा जो दृढ़ पिंड है, ठीक है, उसके मैंने किसी एक कण की बात करी और मैंने किसी एक कण के लिए कोणीय संवेग को माना स्मॉल l, एक कण की बात करी इसलिए स्मॉल l कहा। तो l जो होता है वो तो r क्रॉस p ही रहेगा। अब देखो अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो ये मेरा है r वेक्टर, ये मेरा है r लंबवत, यानी कि ये जो मेरा घूर्णन अक्ष z एक्सिस उसके लंबवत r का लंबवत घटक r लंबवत, ये मेरा एंगल है। अब हम इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने इसको पहले भी यूज किया है ना, इसलिए अब हम हमारे इस डायग्राम पे आते हैं। मैन ये मेरा है r वेक्टर, ये मेरा है r लंबवत वेक्टर, ये है बिंदु O, ये है बिंदु C और ये है बिंदु P। इस डायग्राम से मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि OP जो है वो मेरा है r वेक्टर और OC जो है वो ये है ही, और CP जो है वो है मेरा r लंबवत वेक्टर। तो वहाँ यहाँ पर वापस से आप लोग ये नियम लगाएंगे तो बताओ यहाँ से r जो वेक्टर है वो OC प्लस CP के बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना। तो r वेक्टर आ गया OC प्लस CP। अब देखो हमारा जो L है उसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो क्या आया, OC और P जो होता है वो mv होता है, संवेग जो होता है वो m इंटू v होता है। तो यहाँ पर OC क्रॉस mv प्लस यहाँ पे आएगा, इसकी जगह आएगा CP। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप सही कर लेना, आपकी बुक में भी मिस्टेक है क्योंकि हमने r की जो वैल्यू है वो क्या लिखी है, OC प्लस CP। तो एक बार तो ये क्रॉस प्रोडक्ट OC से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके ऊपर लगेगा, बीच में प्लस है, तो OC क्रॉस mv प्लस CP क्रॉस mv। अब देखो v जो होता है वो r ओमेगा होता है, ठीक है, या फिर r का जो होता है वो लंबवत वाला घटक हम लेके चलते हैं, तो r लंबवत घटक ओमेगा। अब देखो r लंबवत क्या है, CP की लंबाई, यानी कि ये दूरी तो है लंबवत, एक तरह से ये दूरी तो है, या फिर P की गुणन अक्ष से लंबवत दूरी, या फिर इस P की इस गुणन अक्ष से ये लंबवत दूरी। दोनों ही लैंग्वेज एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका मेरा अलग है।
अब देखो राइट हैंड रूल से, अगर आप लोग राइट हैंड रूल लगाओ जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो सीपी क्रॉस वी, सीपी और क्रॉस जो वी है वो मेरा होगा किस डायरेक्शन में, इस जेड डायरेक्शन में। किस में होगा? जेड डायरेक्शन में। तो सीपी जो क्रॉस वी है वो अचल अक्ष के अनुदिश है, और मेरा अचल अक्ष किसके रेस्पेक्ट में माना है हमने? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के अनुदिश जब हम डायरेक्शन देते हैं तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? के कैप से। तो इसलिए सीपी क्रॉस वी को मैं क्या लिख दूं? आर का तो लंबवत घटक आ गया, एम वी एज इट इज है, सीपी तो आर लंबवत आई, एम वी एज इट इज है, और हमने क्रॉस हटाया तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वो आ गया मेरा के कैप। तो अब अगर आप इस v की वैल्यू भी पुट कर दो, ये वाली r लंबवत ओमेगा, तो ये आ जाएगा एम आर लंबवत स्क्वायर ओमेगा के कैप। ये मेरी वैल्यू आ गई इसकी, cp क्रॉस mv की। अब बताओ आपका जो ये वाला, ये जो है ये मेरा लंबवत है या नहीं है? इसी प्रकार अगर मैं ओसी क्रॉस v जो है, अगर मैं ओसी क्रॉस v को देखूँ तो देखो ये तो इसके अनुदिश ही है, जेड के अनुदिश ही है, तो यह अचल अक्ष के। इसी प्रकार ओसी क्रॉस वी, अचर ओसी जो है वो तो खुद तो क्या है? इस अचल अक्ष के अनुदिश है, लेकिन ओसी क्रॉस जो वी है वो अचर अक्ष के लंबवत है, तथा अचर अक्ष जेड अक्ष है, वो तो हमने माना ही है। अब देखो, इसलिए मैंने क्या मान लिया कि मेरा जो ये वाला है, ये जो घटक मैंने निकला है इसको मैंने एल जेड कह दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो जेड अक्ष के अनुदिश है, इसलिए मैंने इसको एल का एल जेड घटक कह दिया। तो इसको मैंने एल जेड कह दिया, जो सीपी क्रॉस एम वी के बराबर है, और जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली एम आर लंबवत स्क्वायर ओमेगा के कैप, इतनी मैंने निकाल ली। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस एल में पुट कर दो यहाँ पे, तो ये तो हो गया एल जेड, और ये एज इट इज ओ सी क्रॉस एम वी। अब देखो एल जेड अचर अक्ष के समांतर है, परंतु एल नहीं। आपका जो ये एल जेड है वो तो हमारे अचर जो अक्ष है उसके समांतर होगा, लेकिन मेरा जो एल है वो नहीं होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि एल और ओमेगा एक दूसरे के समांतर हो, जबकि जब हम रेखीय गति की बात करते हैं ना, तो रेखीय गति में पी और जो वी होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होता है, लेकिन गुणन गति में हमारे एल और ओमेगा एक दूसरे के समांतर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। जबकि रेखीय गति में तो ऐसा होता है, जिस डायरेक्शन में वी होता है उसी डायरेक्शन में मेरा पी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि ओमेगा जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में एल हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो हमें पूरे पिंड का कोणीय संवेग निकालना है एल, तो एल क्या हो जाएगा? समेशन एल आई कर दो भाई। हमने एक पिंड के लिए स्मॉल एल निकाला, सारे पिंडों का समेशन कर देंगे तो एल मिल जाएगा। एल की वैल्यू रख दी है एल आई जेड, मतलब हम आई की फॉर्म में लेके चल रहे इसलिए एल आई जेड प्लस ओ सी आई समेशन में सिग्मा में ओ सी वैक्टर प्लस एम आई वी आई वैक्टर। अब देखो एल जो लंबवत है वो मेरा क्या है? ये मेरा एल लंबवत है, एल जो लंबवत है वो है सिग्मा ओ सी प्लस एम आई वी आई। ठीक है, इसको मैंने एल लंबवत कह दिया। वेयर एल लंबवत क्या है? जेड अक्ष के अनुदिश एल का घटक है। यह एल लंबवत क्या है? जो भी जेड अक्ष है उसके अनुदिश एल का घटक है, जिसको मैंने एल लंबवत कहा। एम आई क्या है? आईवे कण का द्रव्यमान है। वी आई क्या है? आईवे कण का वेग है। सी आई क्या है? कण द्वारा बनाया गया जो वृत्त है उसका केंद्र है। तो एल जेड बराबर क्या आ गया? एल जेड बराबर, एल जेड जो है मेरा, ये रहा मेरा एल जेड। अगर मैं केवल और केवल एल जेड निकालूं, सभी कणों का एल जेड निकालूं, तो वो समेशन एल आई जेड होगा। एल आई की वैल्यू पुट कर दीजिए पीछे से, एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा के कैप। तो एल जेड कितना आ गया? एम समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ, हमने अभी अभी तो पढ़ा जड़त्व आघूर्ण होता है जिसको हम आई कहते हैं, ओमेगा एज इट इज और के कैप। तो ये आ गया मेरे एल जेड का फॉर्मूला, आई ओमेगा के कैप। और अगर टोटल एल पूछे तो वो क्या होगा? एल जेड और एल लंबवत का वेक्टर सम होगा या नहीं होगा? तो थोड़ा सा इजी सा डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा आपको एल जेड एल लंबवत इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, किसको मैंने एल जेड माना, किसको मैंने एल लंबवत माना, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो अगर हमारे जो सममित पिंड है, अगर हमारे जो पिंड है वो सममित है, तो उनके लिए एल लंबवत जो होता है वो 0 होता है। सममित पिंडों के लिए एल लंबवत 0 होता है, तो कुल जो कोणीय संवेग है वो एल जेड के बराबर होगा, और कितना होगा? आई ओमेगा के कैप। तो ये आ गया मेरा एल। और अगर हमारे पिंड असममित है तो एल जो होता है वो एल जेड के बराबर नहीं होता, क्योंकि उस कंडीशन में ये 0 नहीं होगा। एल क्या है? गुणन अक्ष के अनुदिश नहीं होता, इसलिए जो एल होता है वो गुणन अक्ष के अनुदिश नहीं होगा। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन का
टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, इस वाली इक्वेशन को टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो क्या मिलेगा, डी ओवर डी टी एल जेड बराबर डी ओवर डी टी आई ओमेगा के कैप। इस इक्वेशन का टी के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया। अब हम जानते हैं क्या कि टॉ जो एक्सटर्नल होता है वो डी एल ओवर डी टी होता है नहीं होता। चलिए, तो डी एल जेड ओवर डी टी कितना आ गया, डी एल जेड ओवर डी टी आ गया टॉ के कैप, आया नहीं आया, और डी एल लंबवत बटे डी टी कितना आ गया, डी एल लंबवत बटे डी टी मेरा आ गया 0। इस इक्वेशन का मैंने कर दिया, तो डी एल जेड ओवर डी टी कितना आ गया, डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू होता है टॉ एक्सटर्नल, तो यहाँ से यह आ गया इतना, डी एल जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू टॉ के कैप, और डी एल लंबवत ओवर डी टी कितना आ गया मेरा 0। यानी कि अचल अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लंबवत कोणीय संवेग का जो घटक होता है वो मेरा अचर रहता है, ये वाला जो घटक है वो मेरा अचर रहता है, और एल जेड कितना होता है आई ओमेगा के कैप। तो डी ओवर डी टी आई ओमेगा कितना आ गया, टॉर्क आ गया, डी ओवर डी टी आई ओमेगा टॉर्क आ गया, आई मेरा कांस्टेंट होता है, तो डी ओवर डी टी आई ओमेगा इज इक्वल टू आई, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया, ये आ गया आई अल्फा, और ये जो चीज़ है वो मेरे टॉ के बराबर है, इसलिए टॉ बराबर कितना आ गया बच्चों, आई अल्फा, कुछ भी नहीं किया है। एल जेड इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा के कैप, डी ओवर डी टी आई ओमेगा किया वो होता है टॉर्क के बराबर, आई तो कांस्टेंट है जड़त्वागुण, तो आई को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला तो ये आया आई अल्फा, क्योंकि ये टर्म बन गई अल्फा, और ये जो है ये बराबर है टॉर्क के, तो यहाँ से टॉर्क बराबर आ गया आई अल्फा। अब ये भी आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, तो एफ बराबर एम ए के जैसा ही तो कुछ लग रहा है, ठीक है, तो ये आ गया मेरा टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो कोणीय संवेग का जो संरक्षण है वो क्या होता है, डी ओवर डी टी आई ओमेगा बराबर टॉर्क। ये मैंने कैसे लिखा, अगर आप लोगों को याद हो तो न्यूटन सर का सेकेंड नियम क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, होता है नहीं होता, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, पी की जगह लिखा मैंने टॉर्क, डी ओवर डी टी एज इट इज, पी की जगह लिख दिया यहाँ पे, वैसे पी इज इक्वल टू एम वी होता है, घूर्णन गति में क्या होता है आई ओमेगा, तो ये न्यूटन सर की जो द्वितीय इक्वेशन है वहाँ से मैंने ये चीज़ लिखी है, और इससे मैंने सिद्ध कर दिया टॉ जो होता है वो आई अल्फा होता है। अब देखो यहाँ से अगर डी ओवर डी टी आई ओमेगा बराबर टॉर्क है, आई ओमेगा मेरा अगर कांस्टेंट है, आई ओमेगा बराबर मेरा यहाँ से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, आई ओमेगा मेरा कांस्टेंट आ गया, तो आई ओमेगा जो होता है वो तो मेरा एल जेड है, अभी अभी हमने देखा एल जेड जो होता है वो आई ओमेगा ही तो है, तो यहाँ से मेरा आई ओमेगा जो है वो कांस्टेंट, यानी कि मेरा एल जेड जो है वो कांस्टेंट, यानी कि मेरा कोणीय संवेग जो है वो यहाँ पर एक संरक्षित राशि है। भाई अगर ये 0 हो जाए, टॉ बराबर 0 हो जाए, तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर, ये पूरी टर्म 0, इट मीन्स ये कांस्टेंट, ये जो चीज़ है वो एल जेड के बराबर है, और एल जेड मेरा एल के बराबर है, तो ये मेरा यहाँ से कोणीय संवेग का संरक्षण नियम यहाँ से सत्यापित होता है। अब देखो ये जो कोणीय संवेग का संरक्षण जो नियम है वो कहाँ कहाँ काम में आता है, अगर आप डेली लाइफ की बात करो तो आखिर ये कोणीय संवेग का जो संरक्षण नियम है घूर्णन गति में, अचल अक्ष के परितः घूर्णन गति में, ये कहाँ कहाँ आता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे आप किसी एक चेयर पर बैठे हो और आपने अपने पैरों को ऊपर उठा लिया, अगर आप अपने हाथों को फैलाकर, मतलब घूमने वाली चेयर है, अगर आप अपने हाथों को फैलाते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो घूमने की स्पीड है वो कम हो जाती है, यानी कि आपका जो ओमेगा है वो घटने लगता है, और जैसे जैसे आप अपने हाथों को पास में लाते हो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, यानी कि मेरा कोणीय वेग बढ़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहे हैं, अचल अक्ष के परितः घूर्णन गति है, तो हमने अभी अभी सिद्ध किया कि मेरा कोणीय संवेग संरक्षण नियम वहाँ फॉलो होगा। अब कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग जो है वो है आई ओमेगा, यानी कि आई ओमेगा मेरा संरक्षित होना चाहिए, आई ओमेगा संरक्षित होना चाहिए, तो ये राशि जो है वो पूरी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो मेरा आई ओमेगा है वो पूरी की पूरी राशि कांस्टेंट होनी चाहिए। भाई कोणीय संवेग का संरक्षण नियम तो फॉलो होना ही चाहिए ना। जैसे ही आप अपने चेयर पर बैठकर आप अपने हाथों को फैलाते हो तो उस कंडीशन में मेरा आई बढ़ जाएगा, क्योंकि आई होता है एम आर स्क्वायर, इसलिए आई मेरा बढ़ गया। अब आई कहता है कि मैं बढ़ गया, लेकिन आई ओमेगा जो है वो कहता है कि मैं तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हूँ, तो अब इसको कांस्टेंट बनाने के लिए ओमेगा कहेगा कि मुझे तो घटना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट बनेंगे। भाई एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तभी तो दोनों मिलके कांस्टेंट बनेंगे। तो इसीलिए जब हम हाथों को फैलाते हैं तो आई के बढ़ने की वजह से मेरा कोणीय जो वेग है वो घटता है, यानी कि हमारी जो घूमने की जो चाल है
या जो वेग है, कोणीय जो वेग है वो मेरा घटने लगता है। और जैसे जैसे आप अपने हाथों को पास लाते हो उस कंडीशन में क्या होता है, आई घटता है। आई घटेगा तो ओमेगा कहेगा मुझे बढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारी घूमने की जो चाल या जो वेग है वो मेरा बढ़ने लगता है। तो इस तरह से कोणीय संवेग का संरक्षण नियम हमारी डेली लाइफ में काम में आता है। दूसरा एग्जाम्पल आप कूदने में दे सकते हो। क्या, जब कोई तैराक जल में कूदता है, कोई भी तैराक जल में कूदता है तो वो कभी देखा है आपने कि वो सीधा कूदता है? कभी ऐसे किसी सीधा कूदता हुआ देखा है? वो थोड़ा सा मुड़ते हुए कूदता है। नोटिस किया है आपने कभी ऐसा कि ऐसा क्यों? वही कोणीय संवेग संरक्षण नियम यहाँ भी फॉलो होता है। तो वो अपने शरीर को मोड़ लेता है, जिससे उसके शरीर का जड़त्व आघूर्ण जो होता है, शरीर को उसने मोड़ लिया तो क्या होगा, आई घटेगा। आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो एल ओमेगा का मान नियत होगा। तो आई के घटने की वजह से उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है और वह कूदने के दौरान वायु में क्या लेता है, कलैया लेता है। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में कोणीय संवेग संरक्षण नियम के आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। बुक में और भी है, आप लोग पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम जैसे वो ऐसे कूदने की बजाय इस तरह से कूदते हुए करता है ना, तो इस तरह से होता है। उसी तरह से जो कथक जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो पंजों पर नाचता है, वहाँ भी हमारा कोणीय संवेग संरक्षण नियम फॉलो होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, भले वो लोग फिजिक्स नहीं जानते लेकिन उनको ये पता होता है कि हाँ हमें इस तरह से करना है तो हमें हमारा जो वेग है वो बढ़ेगा। उनको तो वेग ही तो बढ़ाना होता है अपना, और करना क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लौटनी गति की, लेकिन लौटनी गति भी ऐसी जिसमें फिसल नहीं रही है वस्तु, सिर्फ और सिर्फ लुढ़क रही है, बिना फिसलन के लौटनी गति हो रही है, यानी कि वस्तु फिसल नहीं रही है। तो शुद्ध लौटनी गति, इसे हम कहते हैं शुद्ध लौटनी गति, जब फिसलन नहीं हो। तो शुद्ध लौटनी गति एक दृढ़ पिंड जिसका अनुप्रस्थ काट हमने वृत्तीय मान लिया, कोई भी हमने एक दृढ़ पिंड ले लिया, चाहे वो पहिया हो, चाहे वो वलय हो, चाहे वो चक्ति हो, कुछ भी ले लिया, जिसका अनुप्रस्थ काट जो है वो हमने एक वृत्त के रूप में माना, तथा जो किसी सतह पर गतिमान है, और सतह पर गतिमान है तथा के सामान्य गुणन का एक विशेष रूप है। लौटनी गति करती हुई वस्तु तथा स्पर्श सतह, जैसे ये सतह है और इसके ऊपर कोई वस्तु लौटनी गति कर रही है, तो इनका जो स्पर्श बिंदु होता है इसके सापेक्ष यहाँ पर कोई गति नहीं होती है। शुद्ध लौटनी गति में हमने ये माना है कि इन दोनों के सापेक्ष यहाँ पर कोई भी गति नहीं हो रही है। बिना फिसले लौटनी गति करते पिंड के लिए जो VCM होता है, अब VCM क्या है, जहाँ भी मैंने आपको बताया था CM नजर आ जाए इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का वेग, वो कितना हो जाएगा, R ओमेगा, जहाँ R क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और M इसका द्रव्यमान है, जो भी वस्तु हमने ली है उसका द्रव्यमान है। तो लौटनी गति जो है, तो इस लौटनी गति की अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालूं तो वो कितनी आएगी। लौटनी गति की जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और घूर्णन की गतिज ऊर्जा में हम बांट सकते हैं इसको। तो माना कि निकाय की जो गतिज ऊर्जा उसको मैंने कैपिटल K माना, द्रव्यमान केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र हम ले रहे हैं ना उसकी गतिज ऊर्जा को मैंने mv²/2 माना, और निकाय के द्रव्यमान केंद्र, और निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है ना उसके परितः जो गतिज ऊर्जा है उसको मैंने K' माना। तीन चीजें मानी है, K, हाफ mv² और K'। तो बताओ K बराबर क्या हो जाएगा, K' प्लस हाफ mv²/2, जहाँ K क्या है, निकाय की गतिज ऊर्जा, K' है द्रव्यमान केंद्र के परितः गतिज ऊर्जा, और हाफ mv² क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा। अब आप इस V को द्रव्यमान केंद्र की मानते हैं तो इसको VCM से रिप्लेस कर दो, तो K' कितनी आ गई, K' जो होता है वो गुणन की वजह से हो रहा है ना, तो गुणन की वजह से कितनी होती है गतिज ऊर्जा, अभी अभी हमने निकाली थी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गई हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो K = आ गया K' प्लस हाफ M, इसकी जगह CM कर दो अब, ताकि हम पहचान सके कि ये द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा है। तो V को रिप्लेस कर दो VCM से, तो ये आ गया K = हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M VCM स्क्वायर, ये VCM इसके नीचे आएगा। अब देखो I जो होता है वो mk² होता है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि जड़त्वाघूर्ण जो होता है उसको परिभ्रमण त्रिज्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो होता है mk², जहाँ स्मॉल k है वो मेरी परिभ्रमण त्रिज्या होती है। तो जहाँ जहाँ I है उसको परिभ्रमण त्रिज्या की फॉर्म में लिख दो, तो कैपिटल K = आ गया हाफ m, I की जगह लिख दिया mk² VCM² अपॉन R, और ओमेगा की जगह V = R ओमेगा से, VCM = R ओमेगा से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की जगह लिख दिया VCM/R, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस हाफ M VCM स्क्वायर,
जो कॉमन आ रहा है दोनों में से वो कॉमन ले लो, बाकी टर्म आ जाएगी एज इट इज। तो ये जो सारे के सारे समीकरण है ये शुद्ध लौटनी गति की गतिज ऊर्जा को बताती है, और ये सबके ऊपर लागू होते हैं, चाहे वो वलय हो, चकती हो, गोला हो, कोई भी हो, उन सब के ऊपर हम इनको लागू कर सकते हैं। मतलब हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में जितना था उतनी ही लौटनी गति के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारा जो 7 चैप्टर है इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र पढ़ा, फिर द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलागुण, इन सब के बारे में पढ़ा, फिर जड़त्वागुण पढ़ा, जड़त्वागुण से रिलेटेड 2 प्रमेय पढ़ी, फिर हम लोगों ने अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन गति पढ़ी, फिर घूर्णन गति पढ़ी, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज निकाली। उसके बाद में हम लोगों ने शुद्ध लौटनिक गति पढ़ी। हमने घूर्णन गति में कोणीय संवेग संरक्षण के डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी बहुत सारे देखे कि कैसे हमारा जो कोणीय वेग होता है वो किस तरह से बढ़ता है, वो सब हमने देखा। तो अब हमारा जो ये चैप्टर है इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी के न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। पहले आप लोग बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करिए, देन आप अनसॉल्व्ड को सॉल्व करिए, आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।